नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। उरी हमले के 15 दिन भी नहीं बीते कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना वही चेहरा दिखाया जो फिर से सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 3 हिमाकत की है। सबसे पहले बारामूला, वहां आतंकियों ने बीएसएफ सेना कैंप पर हमला किया। फिर गुरदासपुर के पास सीमा पर 7 से 8 संदिग्ध लोगों की घुसपैठ की कोशिश की खबर सामने आई। और फिर जम्मू कश्मीर में पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये सब कुछ तब जब अभी 5 दिन पहले ही पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का घाव खा चुका है। इस बीच पाकिस्तान मीडिया के हवाले से भी यह खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोवल और नासिर जांजोआ के बीच बातचीत हुई है। यह पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजीत डोवल और नासिर जांजोआ के बीच मौजूदा तनाव को कम करने पर बात हुई है। तो क्या पाकिस्तान बातचीत का झूठा दिखावा करता है? अगर है ऐसा तो फिर क्या पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या फिर कंप्लीट बॉयकॉट ही आखिरी इलाज है? सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपसे तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट। आज यहां से सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। इस वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली आइसोलेट हुआ है। अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात थे मेरे ज़माने में वो नहीं है। वो तो अमेरिका में तो हमारी से नाराज़गी है यहाँ। तो ऐसी सूरत हाल जब होता है तो मुल्क कमज़ोर होता है, इंटरनेशनली कमज़ोर होता है और हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन में मोशंस मूव हो जाती हैं, तो उसका हम नहीं मुकाबला कर पाते हैं। बायलैटरल कोई बातचीत उनसे नहीं हो रही। हमारे डीजीएमओ ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी उनके डीजीएमओ को सूचना दे दी थी। उतनी बातचीत तो उस लेवल पे होती है, लेकिन बायलैटरल कोई बातचीत नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बात करने से भी हल नहीं होंगे, सिर्फ आर्थिक नीतियों के बल पर भी हल नहीं होंगे और सामाजिक संबंधों को वो सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है, उससे भी आसानी से हल नहीं होंगे या सिर्फ गोली से भी हल नहीं होंगे। तो इसमें उनको सोचकर काम करना पड़ेगा। नहीं, आज का समय तो बातचीत का नहीं। आज पाकिस्तान को उरी के हमले के बाद डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का है। ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरा करना चाहते हैं, उसमें अभी तक ना तो इनको उरी में सफलता मिली, न पठानकोट में सफलता मिली और ना ही बारामूला में मिलेगी। पाकिस्तान को इन सब चीज़ों का बहुत महंगा पड़ेगा और उनको भारत इनको छोड़ेगा नहीं, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। ताल ठोक के पहला सवाल, फिदायीन पाकिस्तान की दुनिया में कौन लेगा गारंटी? दूसरा सवाल, पाकिस्तान की आतंकी नीति का आखिर इलाज क्या है? तीसरा सवाल, भरोसे के कातिल पाकिस्तान पर कैसे करें विश्वास? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या सिर्फ बहिष्कार पॉलिसी ही है पाकिस्तान का इलाज? मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब हमारे साथ बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रक्षा मंत्रालय में डिफेंस प्लानिंग स्टाफ के संस्थापक सदस्य हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ है शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। दिसंबर 2003 से लेकर जुलाई 2004 तक विदेश सचिव रहे हैं। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में मिनिस्टर पॉलिटिकल के पद पर काम कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम लोन साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी के देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। डॉक्टर पात्रा भी हमारे साथ है। सर, आपका भी स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता के सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं, पेशे से डॉक्टर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को शुरू के 30-30 सेकंड दूंगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे वाजिब सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है
उरी अटैक, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसके बाद ये गीदड़ भभकिया, उसके बाद गुब्बारे आ जाना, कबूतर आ जाना, और फिर यहाँ बारामूला को ले लीजिए या फिर गुरदासपुर को ले लीजिए, वहाँ घुसपैठ की कोशिश करना। अभी पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सबसे पहले मेजर जनरल मेहता, स्टेट ऑफ माइंड। कंफ्यूज्ड है बहुत, और कंफ्यूज्ड ये कैसे जाहिर होता है कि जब हमारा प्यूनिटिव रिटेलिएशन यानी कि जवाबी हमला हमारा हुआ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, तो पहला जो रिएक्शन पाकिस्तान से आया वो ये था कि ये तो हुआ ही नहीं, वो डिनाइल की बात है। वो उनका जो ख़ास अंग्रेज़ी में कहते हैं जो छाप है, हॉलमार्क है पाकिस्तान का, वो डिनाइल है। और उस डिनाइल को कायम रखने के लिए राहिल शरीफ जनरल साहब ने क्या बयान किया कि ये तो मलिशियस प्रोपेगेंडा है, और मलिशियस प्रोपेगेंडा के ऊपर उन्होंने 40 फॉरेन जर्नलिस्ट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले गए और उन्होंने दिखाया। और ये भी ताज्जुब की बात है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर रेड या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कोई हम वहाँ ये छापा तो नहीं छोड़ के आएंगे कि हमने रेड किया है। एंड रेजिडेंशियल है वो इलाका जहाँ ले गए हम, और जहाँ भी ले गए। हाँ। और उसके बाद जो क्या हुआ कि यूएन उन्मो गिप, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, भारत ने तो 71 साल की लड़ाई के बाद उनको डिसमिस कर दिया, आप जाइए, वी डोंट रिकग्नाइज यू। अब पाकिस्तान ने उनको रखा हुआ है क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए वो रखना पड़ता है, तो उनको भी ले गए। तो उनसे स्टेटमेंट भी उन्होंने ली कि देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर, यानी कि कोई सबूत नहीं है। तो बहुत बड़ा माहौल एक तरफ से बनाया। दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान का मीडिया है और उन्होंने डॉक्टर्ड फुटेज दिखाया जिसमें 8 इंडियन सोल्जर्स को शहीद की तौर से उन्होंने, सर वो 4 साल पुराना वीडियो 4 साल और उसके साथ उन्होंने अपना ये भी बताया कि उनके 2 जवान। लेकिन मीडिया वालों ने ये कहा कि ये अटैक हुआ है। जो मीडिया की रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि ये बेशक ये ऐसे हों। सो कुछ खबरें हैं हो रही हैं, कुछ खबरें हैं डिनाइल की, और इसलिए मैंने उसको बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। शशांक जी, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। यह डेंजरस भी है ऐसे समय में, क्योंकि अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अभी तक तो आतंकवादी जो सरगना थे उनको पूरा फ्री रन मिला हुआ था, अब जब से भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आतंकवादी तो भागना चाहते हैं, आतंकवादी सरगना उनको और आगे ढकेलना चाहते हैं। आर्मी की समझ में नहीं आ रहा है कि पुराना जो उनका रवैया था आतंकवादियों को आगे बढ़ाने का, और सब जगह आतंकवादी हमले करके अपना हाथ पीछे खींच के कह रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, अब वो पोल खुलती चली जा रही है। क्योंकि कहते हैं 2 उनके आर्मी के सैनिक मारे गए, तो वो क्या कर रहे थे वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स पे बैठे हुए। तो इस तरीके की बातें जब हुई हैं और नवाज़ शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि शायद फ़ाइल उनके पास आ गई है नए आर्मी चीफ़ की, तो नए आर्मी चीफ़ को देंगे या पुराने वालों को जो है वो देना, आगे समय देना है। तो ये सब बातें इस तरह की वहाँ हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से मौका है इस समय कि जो विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान के मित्र भी हैं और उनको हथियार भी देते रहे हैं, पैसा भी देते रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर डाल के उनको ज़िम्मेदारान बिहेवियर करने के लिए उनको आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई आतंकवादियों को छोड़ो और काम करो जो कि सेना को करना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन ये कितना पॉसिबल है? ये शबनम लोन, मैं आपको ला रही हूँ इस डिबेट में, ये कितना पॉसिबल है कि आप जिम्मेदारी से जरा बिहेव कर लीजिए। आप समझ जाइए कि जिनको पाल रहे हैं वो आस्तीन का सांप है। आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो टेररिस्ट पर की है, आप पर नहीं की है। आप तो साथ आ जाइए। क्या जिम्मेदारी कबूल करेगा?
जी मेरे हिसाब से जो आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो बयान दिया है वो मेरी नज़रों में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो माहौल क्रिएट हुआ है शायद कहीं परवेज मुशर्रफ साहब उसको मिरर कर रहे हैं। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने कुछ फार्मूला भी दिया था कश्मीर के इशू के बारे में। तो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए, और ये सही है कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में लगता अलग थलग पड़ा हुआ है। वैसे भी मैं कहूँ कि जनरल मेहता साहब जो फरमा रहे थे, कुछ कंफ्यूजन है जब पाकिस्तान फोर्सेस ने बिल्कुल रिफ्यूट किया सर्जिकल स्ट्राइक का। मैं आपसे ये बताऊं, मैं खुद सुबह BBC हिंदी बाकायदगी से सुनती हूँ, तो उसमें पहली जो हेडलाइन थी यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन स्टेफान डुजारिक की, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स के बगैर कोई सबूत नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो अब ये है कि लेकिन ये सही है कि जब भारत ने तमाम एम्बेसडर्स को इसके मुतल्लिक खबर की, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है इसकी जो पुष्टि है बहुत सही मानू में अब होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रूम फॉर कंफ्यूजन। शबनम, आप एक DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस वरना क्यों करेगा, आप मुझे ये बताइए। DGMO का आकर ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगा? ये सुपरफिशियल बातें होंगी? मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? जी मैं आपसे ना, मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं आपको BBC हिंदी की कल की पहली हेडलाइन ये थी, स्टीफान डुजारिक जो थे, इसमें आयशा सिद्दीका और भारत से बेदी साहब थे जिन्होंने इस मसले पे बहुत देर बात की। तो यही मैं कह रही हूँ, मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक सॉवरेन मुल्क जब इस तरह की स्ट्राइक करेगा, जाहिर है वो रिपोर्ट सही होगा। नहीं, ये इसमें प्रॉब्लम ये उठ रही है। हाँ, आप अपना जवाब दें उससे पहले मैं उसको थोड़ा साफ करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शबनम लोन कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि वो हाई अलर्ट पर है फौज, और ऐसी हाई अलर्ट पर फौज एयरफोर्स अलर्ट पर है। उन्होंने फ्लाइंग रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, ओवर फ्लाइट्स के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, लीव रद्द की हुई है। ऐसे माहौल में अगर 5 या 7 जगह पर 150 कमांडो अंदर घुस जाते हैं और सब लौट आते हैं, तो उसको कबूल करना उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो इसलिए वो उसको कबूल नहीं कर रहे, ऑफिशियली अभी तक कबूल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हाफिज सईद कहते हैं हमको सिखाना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो स्पोक्स पर्सन बन गया है सर, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन है वो, और अनऑफिशियल ऑफिशियल भी मुझे कहने की कबूल नहीं करेंगे। अखिलेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हो, अब मैं आपको डिबेट में लाती हूँ। मुझे एक तो ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है आज की तारीख में ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का है कि साहब गुब्बारे भेजे जा रहे हैं, वहां का कोई हुक्मरान तो आगे आकर कुछ नहीं कह पाता है, उनसे कहा जाता है कि जरा इसकी निंदा कर दीजिए, वो नहीं होता है, लेकिन हाँ हाफिज सईद जरूर आ जाता है और उसी सरजमी से वो ललकारता है, वो धमकाता है। हैसियत तो देखिए आप, वो धमकाता है कि हम बताते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। रूबिका, देखो अभी आप लोग सब लोग बहस कर रहे हो कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, हर कोई नसीहत दे रहा है, लेकिन क्या वो सुधरा है? पिछले 20-25 वर्षों का आप इतिहास देख लें, जिसके खैरात पे वो जीता है अमेरिका, उसको तक के तो सुना नहीं है, वहीं से ओसामा बिन लादेन अमेरिका लेके गया। तो ये अपेक्षा करना है कि वो सुधरेगा। भारत, कहावत है ना कि घर में घुस के 4 लात मार के चलाया और कानों कान उनको खबर भी नहीं लगी, वही भारत की सेना ने कर दिया। तो वो तो सॉफ्ट हैं, और उनसे अपेक्षा करना कि ये कुछ सुधरेंगे, ये सिर्फ एक ही भाषा से सुधरने वाले हैं, वो भाषा है शक्ति की।
चाहे वो शक्ति सेना की हो, चाहे वो शक्ति राजनीतिक कूटनीतिक दुनिया की विदेश नीति की शक्ति हो, तभी वो सुनने या सुधरने वाले हैं। अब रही बात पाकिस्तान को इस तरह सुधारना, लेकिन हमें भी अपनी चीज़ें, जैसे आपने शुरू में दिखाया, पाकिस्तान ने बात की, एक दो स्लोगन आपके आए नीचे कि हमें क्या बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दुखे ये इन सब चीज़ों पे हमारे देश को भी स्पष्ट रुख अख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हम बात हुई है NSA लेवल पे। हमारे तरफ से अभी शहनवाज साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा जैसे DGMO लेवल की जिस तरह से बात हुई उसी तरह से वो बात हुई है। तो अगर DGMO लेवल से हमारे तरफ से बात हुई तो हम लोगों ने तो बताया कि हमने ये स्ट्राइक किया है और इस कारण से आपको हमें सूचना दे रहे हैं। तो अगर उसी तरह उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या सूचना दी, तो वो चीज़ भी जग जाहिर हो जानी चाहिए थी। मैं बार बार जिस दिन से बहस हो रही है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हम लोगों पे सब पे प्रेशर बनेगा कि आप बात करो, लेकिन हमें एक स्टैंड रखना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं कर देगा हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। और जो मित्र राष्ट्र हमसे कहते हैं बात करो, पीस के लिए आगे बढ़ो, उससे हम कहें कि भाई आप फिर ये करवाओ। हम बहुत कदम बढ़ा चुके दोस्ती के, आपने हर कदम पे हमें धोखा दिया। हमारे भी टर्म्स कंडीशन साफ हो जानी चाहिए। मतलब अब बहुत हो गया है। जो हमसे कह रहा है वो छलक चुकी है, नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। आप शबनम लोन को मैं वही कह रहा हूँ कि ये बातें भी उन मित्र राष्ट्रों को भी बताना चाहिए कि हमारे ये कंडीशंस हैं, आप हम पे अन्यथा दबाव मत डालो। हमारे कंडीशन जब तक पूरे नहीं होंगे हम नहीं बात करेंगे। आपके कहने से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कंडीशंस हैं। ये कहे पाकिस्तान ये चीजें माने, ये चीजें करें। में हमारे साथ खड़े हैं, अलग थलग कर ही दिया। सार्क जैसे इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान को दोबारा ले लेना पड़ा, ये अपने आप में बताता है कि बहिष्कार हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। संबित, मैं आपके पास नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए अभी आप जुड़ गए हमारे साथ। संबित, सवाल सीधा मैं यही कर रही थी कि आज की तारीख में आप पाकिस्तान के लिए किया क्या जाना चाहिए? उनको अलग थलग कर दो तो बौखलाहट होती है, उनकी मदद करो आतंकियों को खत्म करने में तो उनको लगता है हम पर अटैक हो गया है, भाई हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का अग्रेशन नहीं चल पाएगा। तो पाकिस्तान अब चाहता क्या है, क्या किया जाए? देखिए, पाकिस्तान का साथ क्या किया जाना चाहिए वो ऑलरेडी कर दिया गया है और वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से कर दिया गया है। मगर इससे पहले कि मैं टेक्निकली आपसे ऑफ था, मैं शबनम लोन जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा और सरकार से दरख्वास्त की कि देयर शुड बी नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। मैं शबनम जी को कहना चाहूँगा, लुक एट द कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान। द कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान इटसेल्फ लीव्स नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। पाकिस्तान की स्थिति देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि कोई रूम फॉर कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी आर्मी पर विश्वास रखिए, समय आने पर आपको जो प्रूफ चाहिए वो भी जरूर मिलेगा। देखिए, आपने इफेक्ट पूछा था कि पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा है इस सर्जिकल स्ट्राइक का और क्या नतीजा हुआ है, क्योंकि आज बारामूला में जिस प्रकार से अटैक हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। 3C है, 3 C's, इफेक्ट ऑफ 3 C's। नंबर 1, जैसे बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब ने, कि कंफ्यूज्ड है पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। नंबर 2, कॉर्नर्ड है। 3rd C है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। देखिए, कंफ्यूजन के विषय में बहुत कहा गया। कॉर्नर्ड है, वो अपने घर में भी कॉर्नर्ड है और वो इंटरनेशनली भी कॉर्नर्ड है। आपको याद रखिए, आपको याद होना चाहिए कि चंद दिनों पहले डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो धमकी दे रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे अगर इंडिया कुछ करेगा। और अब छोड़ क्या रहे हैं? कबूतर, बैलून, पत्थर। ये पत्थर, कबूतर, बैलून छोड़ रहे हैं। उस पर अमेरिका ने उनको आगाह भी किया है कि आप इस प्रकार से एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव मत कीजिए। दूसरा, व्हाइट हाउस पिटीशन। अब देखिए, ओबामा सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम ऑनलाइन पिटीशन करेंगे और 1 लाख किसी भी पिटीशन पे क्रॉस करेगा तो हम रेस्पॉन्ड करेंगे। हम सबको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरा टाइम मियाद जो होता है वो लगभग 1 महीने का देते हैं, मगर एक ही हफ्ते में 1 लाख पीपल, जो कि उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो क्रॉस हो गया। और 2 हफ्ते से कम समय में 5 लाख लोगों ने अमेरिका में पिटीशन कर दिया है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में घोषित कर देना चाहिए। और आज देखिए, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बर्मा,
श्रीलंका हो, नेपाल हो, सबने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है। पाकिस्तान एक तरफ पड़ा हुआ है। जहां तक अखिलेश जी का सवाल है कि सरकार को एक क्लियर रुख रखना चाहिए कि बातचीत करनी है या नहीं, उसका उत्तर तो बड़े स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशन में ही दे दिया गया कि आप अगर आतंकवाद करेंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि आतंकवाद का सफाया पहला रिक्वायरमेंट है, जब तक वो नहीं होगा बातचीत नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन ना रखे। ठीक है शशांक जी, मैं यहाँ ये समझना चाह रही हूँ, आपने कॉर्नर कर दिया, आपने उसका बहिष्कार कर दिया, आपने वहाँ से जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर लिए। आतंकवादी तो सब अंदर ही है सर। नाउ इट इज़ बिकम अ प्रेशर कुकर। उस स्थिति में क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट विल हैपन? नहीं, जैसे आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत आतंकवादी हमले हुए हैं और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि जितने भारत में आम जनता में लोग मरे हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा मरे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अब ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि अपने आतंकवादियों को ठीक से उनको या तो इराक़ और सीरिया में भेजें अगर वाकई में इस्लामिक आतंकवादी हैं जो कि वो कहते हैं कि हम इस्लाम लाएंगे सारे में, पूरा जो इस्लामिक स्टेट का विचार है उस तरह पे काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर खाली पाकिस्तानी आर्मी के वो प्यादों की तरह काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ने वाला है। भारत का तो पड़ ही गया है, बाकी और सब पड़ोसी देशों का भी और दूर के देशों का सबका पड़ने वाला है कि बहुत ही गैर जिम्मेदारान पाकिस्तान की सेना है जो कि एक तरफ आतंकवादियों को अपने अंडर में लेके काम कर रही है बिना किसी प्रिंसिपल्स के। एक बहुत वाजिब पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है शबनम, क्योंकि आप भी बहुत हद तक इन चीज़ों को समझती हैं और ख़ासकर मैं इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास आ रही हूँ। इकलौता पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर नारा इस तरीके से लगता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके की बात होती है, इस तरीके के नारे लगते हैं। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि ये करेगा क्या? सेना जो है वो दबी हुई है इन सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट और इन सारे के सारे आतंकवादियों में। आप हुक्मरानों को तो भूल ही जाइए, उनकी जगह तो हाफिज सईद बोलता हुआ नजर आता है। अब शशांक जी जो कह रहे हैं कि भाई इनको भेज दीजिए, आप बाहर की तरफ रास्ता दिखाइए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा कि पाकिस्तान ये कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको लियाकत साहिबा ये कहूँ कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये हमारे कुरान में है। ये अगर कोई लोग इसको अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बरहमी है। जो हमारा अपना कुरान में नारा है वो अपनी जगह सही है, तो इसको हम उस शय में अंडरस्टैंड कर लें। बट ये आपका कहना सही है, पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीफेरियस और मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। एक सिस्टम में जहाँ पे भारत अब की बारी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, मेरी नज़र में जो ये सार्क का बायकॉट हुआ और इसमें जो हिंदुस्तान को अनडिनायबली सारे मुल्कों का सपोर्ट मिला, ये एक मेरी नज़रों में सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा कदम है कि द एंटायर सार्क ग्रुप जो है उन्होंने भारत की हिमायत की। एक सेकेंडली जो मैं फिर से कहूँगी कि जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे लग रहा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तो वो भी उनके लिए लम्हे फिक्र होना चाहिए। लेकिन फिर उसमें मैं उसमें मेजर जनरल मेहता साहब की बात को लाना चाहूंगी। वो डिनायल मोड, वो जो हॉलमार्क बना हुआ है पाकिस्तान का, भाई हम तो कह रहे हैं अलग थलग है, अमेरिका भी कह रहा है कि अब देखिए आप अलग थलग हो गए, सार्क के जितने भी देश हैं मेंबर्स वो तमाम भी ये कह रहे हैं कि साहब आपसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ये डिनायल मोड से पाकिस्तान सब निकलेगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल। मेजर जनरल मेहता, डिनायल मोड ये तो खत्म ही नहीं होता, इस पे तो आपने भी कह दिया ये ठप्पा लग गया है, तो फिर आप उससे निकालेंगे कैसे? अब ये तो टाइम और सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, मेरे ख्याल से अभी मिलिट्री ऑपरेशंस की जगह है और हमको अपनी कैपेसिटीज और काबिलियत कुछ और करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। कुछ एरियाज में हमारी कमियां हैं और
उन कमियों को अभी जैसे अरुण जेटली साहब ने ये बयान दिया है कि अब डिफेंस बजट बढ़ेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। और डिफेंस बजट जब बढ़ेगा तो हमको ये खुफिया कैपेबिलिटीज, क्लैंडस्टाइन कैपेबिलिटीज, ओवर्ट और कोवर्ट, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने जब बयान दिया है और जब फौजों को इत्याद दी है इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने कहा कि ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए और हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप दो चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इसके लिए आपके पास स्पेशल ओवर्ट और कोवर्ट कैपेबिलिटी चाहिए। सर ये एस्केलेशन है कि नहीं है जो कल रात? नहीं, ये एस्केलेशन नहीं है, ये एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड के नीचे है, क्योंकि आपने 2 या 3 किलोमीटर अंदर जाके रेड किया है। ऐसे रेड पहले हो चुके हैं और फर्क इस मर्तबा ये है कि पहले हमारे रेड एक जगह पे होते थे। अगर जैसे 2013 में हेमराज का गला काट दिया गया तो बराबर उसका बदला लिया गया किसी पोस्ट पे जाके। इस मर्तबा हमने 5 जगह पर वो हमला किया और हमला करने के बाद आके संसार को बता दिया, पाकिस्तान डीजीएमओ को बता दिया कि हमने कर दिया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल हमने 71 साल के बाद नहीं क्रॉस की, वो अब क्रॉस हो गई। तो जो सैंक्टिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल की, पाकिस्तान को ये मैसेज, स्ट्रेटेजिक सिग्नल मिल गया है कि बर्दाश्त नहीं कि अब ये लाइन हम क्रॉस करेंगे। लेकिन हम क्रॉस अवश्य करेंगे, लेकिन हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। जो न्यूक्लियर ब्लफ की बात करते हैं, वो जो न्यूक्लियर थ्रेट ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर उनके, कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे, वो न्यूक्लियर ब्लफ कहा जाता है। तो पाकिस्तान के जो रेड लाइंस हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए वो किसी को स्पष्ट तौर से नहीं मालूम है। वैसे किदवाई साहब, जनरल एसपी किदवाई, जो एसपीजी के उनके डीजी थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सर्वाइवल के ऊपर अगर बात आ रही है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रहा है, मिलिट्री का अट्रिशन हो रहा है, पॉलिटिकल कोहिजन, 3-4 उन्होंने रेड लाइंस बताई हैं। लेकिन उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल। उसको अगर आप बात डिटरेंस के तरीके से एस्केलेशन कंट्रोल करेंगे तो उसमें मुश्किल है। तो ये जो आगे बढ़ाया जाएगा, ये जो काबिलियत, अगर आप खुफिया तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास डिनाइबिलिटी आ जाती है। डॉक्टर पात्रा, खुफिया तरीके से किया जाएगा इन सारी चीज़ों को और थोड़ा और पावरफुल तरीके से तो और ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज वहाँ पर जाएगा, ये मेजर जनरल मेहता का कहना है। नहीं, बिल्कुल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ठीक बात है, मगर 2-3 इसमें पॉइंट्स आते हैं। पहली बात तो ये है, जो चीज़ खुफिया होंगी वो तो खुफिया ही होंगी, वो तो कहीं भी डिस्कस नहीं होंगी। और जिस प्रकार से मेजर जनरल ने भी बिल्कुल सही कहा कि 1971 के बाद पहली बार LOC क्रॉस करके 5 जगहों पर, उन्होंने 5 कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, 5 जगहों पर अटैक करके एक बहुत बड़ी क्षति पाकिस्तान को पहुँचाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, अनप्रेसिडेंटेड कदम था। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम डिबेट्स में डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से खुफिया तरीके से किसको अटैक किया जाए, इसको हम बंद ही रखें। और दूसरी बात है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का जो ब्लफ था पाकिस्तान को, उसको लेकर मैं याद दिलाऊं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया की तरफ से भी रहा है। आप देखिए किस प्रकार, एक तो यूएस ने ऑफिशियली स्नब किया पाकिस्तान को परसों कि आप इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी ना दें, और दूसरी बात क्लिंटन, जो कि खुद एक कैंडिडेट है इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जल्दी ही उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है सोर्सेज से कि पाकिस्तान एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल
इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है वो कहीं ऐसी तंजीमों के हाथ में ना चली जाए जो आतंकवादी तंजीमें हैं। अब देखिए, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यूएस का होता है, जब ये ऑफिशियली कहता है, ये छोटी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर होकर आतंकवादियों के हाथ चला जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड का एक प्रेशर बिल्ट होता है अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर, और आज वो हो रहा है। तो मुझे लगता है थोड़े से पेशेंस के बाद हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान खुद अपने ही प्रेशर में डिसइंटीग्रेट करेगा। परवेज मुशर्रफ का कहना, दो टूक सुना दिया परवेज मुशर्रफ ने, वैसे तो परवेज मुशर्रफ की वो बात याद आ रही है। संबित, मैं इसको आगे ले जा रही हूँ, एक पॉइंट आगे ले जा रही हूँ। सांप को जो पालेगा। हिलेरी क्लिंटन जो है, उन्होंने ये कहा था ना कि पाकिस्तान बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये जो ब्लफ लगातार कहा जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये वो फिदाइन जो होता है सर, सुसाइड न्यूक्लियर बॉम्बर ना बन जाए। कैसे फिर डील करेंगे आप? इसीलिए कई लोग ये बोल रहे हैं कि बातचीत वाला जो क्रम है उसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? अगर हिलेरी क्लिंटन को पूरी ब्रीफिंग मिली है, क्योंकि देखिए जब कैंडिडेट्स एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब उनको CIA और जो है उनकी मिलिट्री की तरफ से पूरी ब्रीफिंग मिलती है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, ताकि जो उनकी डिबेट्स होती हैं उस डिबेट्स में वो ध्यान रखें कि अमेरिका की क्या पोजीशन रही है और आगे जाकर वो कमिट ना कर दें किसी चीज़ को जो कि अमेरिका ना कर पाए। तो ऐसी स्टेज में पाकिस्तान, हम जानते हैं कि इसीलिए फ़ायदा उठा रहा है वो इस स्टेज का, जबकि अमेरिका का उन्हें मालूम है कि इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो एस्केलेट करने में लगे हुए हैं अपनी तरफ से बयानबाजी से। भारत, जैसे जनरल मेहता ने कहा है, वो कोशिश कर रहा है कि एस्केलेशन रहे लेकिन हॉरिजॉन्टल तरीके से, और पाकिस्तान को ये मौका ना मिले कहने का कि साहब भारत ने जो है हमको न्यूक्लियर स्टेज तक पहुंचा दिया। भारत खाली ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हमेशा कहना ये था कि आतंकवादी जो हैं ये कश्मीरी हैं, आतंकवादी POK से कर रहे हैं अटैक्स, तो इसलिए कश्मीर के मसले पर हम आपको आतंकवादियों को नहीं रोक सकते, बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रोक देंगे, लेकिन कश्मीर में नहीं रोक पाएंगे, POK में नहीं करते। जो जनवरी 2004 में पहली बार परवेज मुशर्रफ साहब, अब मैं नहीं कहूँगा कि भारत के कहने से ही हुआ, उसमें और देशों का भी उसमें हाथ रहा है जहाँ तक मुझे मालूम है, और उसमें चीन भी था शामिल, खाली अमेरिका ही नहीं, चीन भी शामिल था। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि ठीक है, हम उस एरिया से भी आतंकवाद नहीं होने देंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप भारत ने, जैसे अब जनरल मेहता ने कहा कि 2 किलोमीटर अंदर जाके भारत ने अपने आतंकवादी को मारा, तो मतलब POK और हमारा जो कश्मीर अपना है, तो अगर आतंकवादी कहीं भी एक्शन लेते हैं तो एक सहमति सी थोड़ी बनी थी, उसको बाद में तोड़ दिया गया पाकिस्तान से, लेकिन अब फिर दोबारा से उसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि हमको उम्मीद है पूरी कि इस हॉरिजॉन्टल एक्शन से, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, हर तरीके से हम धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट अपने ध्यान रख सकेंगे कि उनके क्या इंटरेस्ट है और क्या एक्शन लेना चाहिए उनको पाकिस्तान के मसले पर। चीन तो सिर्फ पैसा देखता है ना सर, इसीलिए तो भाई पैसा देख रहा है, 46 बिलियन अजहर है, उसका रोड़ा उसने अटका ही दिया सर। वो पैसा खिला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मसूद अजहर को और इन सबको पैसा खिला के चीनी जो नागरिक वहाँ काम कर रहे हैं उनकी रक्षा हो जाएगी। तो एक तरीके से पहले भी वो एग्रीमेंट कर चुके हैं तालिबान से अफगानिस्तान में, रिटन एग्रीमेंट, कि आप चीनी एसेट्स जो हैं उइगुर एरिया में आप उनको नहीं हर्ट करेंगे, बाकी आप जिसको मर्जी करिए। तो उसी तरीके से दोबारा से उस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया भी और पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान के, वो 46 बिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट उनकी 100-150 तो बनी जाएगी, और बाद में क्या बनेगी नहीं बनेगी वो भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तो सेना को सरासर गलती बात है कि सेना को पूरा पाकिस्तान दिया चला जा रहा है। फंसने वाला जो मामला है वो शुरू हो। अखिलेश जी, आज की तारीख में देखिए, राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम ठीक कर लिया है। आगे भी क्या ये आश्वासन एक ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप देते हैं कि नहीं, जिस तरीके का भी कदम यहाँ पर उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, हम साथ रहने वाले हैं? वो वहाँ पाकिस्तान में तो आतंकवाद पर भी सारी पार्टियां एक साथ हो गई है सर। अभी बैठक करके उठे नवाज शरीफ सारे पार्टियों के मेंबर्स से। उन्होंने निश्चित रूप से कहा था, और ये भी कहा था कि 2.5 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्होंने कदम उठाए हैं। कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रहित में, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए कोई भी कदम उठाएगा आंख मूंद के साथ में है, इसमें कोई किसी को पूछना ही नहीं चाहिए।
अभी आप इतने देर से बहस कर रही हैं, जनरल मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कही, तजुर्बे की बात कही, जो आज लोगों में चर्चा का भी विषय है कि हमें आगे जो भी स्ट्राइक करें वो खुफिया रूप से करना चाहिए। क्यों ये बात कही उन्होंने? क्योंकि हम हमेशा युद्ध का उन्माद बना करके विकास या देश हित की काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक सेकंड रोक इसके पहले भी बहुत बार हुआ है, बड़े तजुर्बे से तजुर्बे की बात उन्होंने कही है। हमें थोड़ा बोलने दें। हाँ, अखिलेश जी आप बोलिएगा, मैं पूरा मौका बोले, आप ही बोले। हाँ, मैं सिर्फ एक लाइन में ये सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पर जब वाकई एक सख्त मैसेज दुनिया को भी पाकिस्तान के साथ देना चाहिए था, तो ये नहीं बताना चाहिए था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, देखिए ये तो समय की मांग थी, ठीक है, हम मानते हैं, हो सकता है समय की मांग रहे हो, क्योंकि गुस्सा आरोप बहुत ज्यादा था। लेकिन कंटिन्यूटी, यदि जो जनरल मेहता ने बात की, इसके पहले भी बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है और घुस के 6-6 किलोमीटर तक घुस के मारे हैं लोग। हम जानते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर तक बदला हिसाब चुकता करके इंडियन आर्मी आई है, और जिस रेजिमेंट पे हमला होता है वो रेजिमेंट बदला अपना चुकता करती है, वो रेजिमेंट टू रेजिमेंट कर लेती है, वो उसमें कोई नई बात नहीं है। ये जितने फौजी लोग बैठे हैं सब जानते हैं। हम ये कह रहे हैं, और जो आपने कहा मेजर, अच्छा ठीक है मेजर जनरल मेहता बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि आप रोज बात कर रहे हैं, मुझे अवसर मिलेगा, कितना ही है। हाँ तो क्योंकि हम जान रहे हैं, बैकग्राउंड जान रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको। हम तो 7-7 किलोमीटर का हिसाब, हम आपको महीना साल भी गिना सकते हैं। 6 मजौरिया में 7 किलोमीटर घुस के किस सन में हिसाब चुकता किया था वहां के रेजिमेंट ने। तो जैसे हम ये कह रहे अखिलेश जी, हैं कि दुनिया या पाकिस्तान यही चाहता है। प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने, बस एक सेकंड और। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी सारी पार्टियों के लोगों को जानकारी दी थी, वैसे क्या यूपीए ने भी बाकी सारे बीजेपी के भी लोगों को जानकारी दे दी थी? जी दी थी, 2-3 बार जो मेजर हुए थे लीडर अपोजिशन को दी थी। ठीक है डॉक्टर, और सबको पता भी रहता है। वो इसलिए नहीं बताया जाता ना कि हम अपने विकास के एजेंडे से अपना जो इमेज है उसके एजेंडे से डीरेल ना हो, वो नहीं किया जाता है। भविष्य में ये कोई जरूरी नहीं है कि, देखिए एक गांव में बड़े देसी कहावत है, पिटने से ज्यादा डर परखने का होता है। मतलब एक बार कोई पीट जाए तो चलो काम चला, लेकिन परख गया वो पीटने वाला कि बार बार आके पीट जाएगा, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। पाकिस्तान के सामने आज यही स्थिति आ गई है कि 1-2 बार तो पिटते थे, चलो गनीमत थी, अब वो भारत परख गया है। तो वो खतरा जो है, परख गया भारत कि आप जरा सा भी आंख उठाओगे हम घुस के मारेंगे तुमको। तो ये जो मैसेजिंग गया है दुनिया में, उसका खौफ, उसको नजर न मिला के बात करने का जो चीज है वो पाकिस्तान को सता रहा है। ठीक है, मैं तीसरी बात कहूँ कि छोड़ दूं अब? नहीं अब छोड़ दीजिए सर, आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर पात्रा, देखिए इस विषय पे तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद राहुल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं भी धन्यवाद करता हूं कि ऑपोजिशन भी हमारे साथ रही। दूसरी बात है, देखिए 7 किलोमीटर अंदर घुस गए, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं और वो भी मेहता साहब के हवाले से बोल रहे हैं, मगर रिटायर्ड मेजर जनरल मेहता तो कह रहे हैं कि 71 के बाद पहली बार हमने LOC क्रॉस किया है, और 7 किलोमीटर अंदर घुस गए थे तो फिर तो LOC क्रॉस किया होगा। तो मुझे लगता है तमाम, मैंने विक्रमजीत सिंह जो कि DGMO रह चुके हैं, पूर्व DGMO, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल टेलीविजन में भी कहा कि हमने कभी भी LOC क्रॉस नहीं किया था, जब उनसे ये पॉइंटेड सवाल पूछा गया। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के समय में हमारी सेना काम नहीं करती थी या उनको परमिशन नहीं था, मगर जिस प्रकार से एक अनप्रेसिडेंटेड रूट इस बार लिया गया, मैं बार बार कहता हूँ, जो सेना का करेज और जो पॉलिटिकल विलिंगनेस होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, इन दोनों के जुड़ने से ही एक हिस्टोरिक स्टेप होता है। हमारी सेना डे 1 से ही करेजियस थी, इसमें कोई बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर कांग्रेस की सरकार रही हो, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति में बदलाव आया है, ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं। इस पर चर्चा की और बहुत सारे जानकारों ने। अखिलेश जी आप जवाब देना चाहेंगे? मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, इसीलिए सर 10 सेकंड्स और फिर मुझे शबनम साहिबा के पास जाना है। एक सेकंड, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लाइन कुछ कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे कश्मीर वैली में 200 आतंकवादी मौजूद हैं, और वो जब भी चाहें
जैसे ये फिदाइन का हमला बारामूला में हो गया, हाँ। या कल कहीं और कर सकते हैं, हाँ। तो उनके पास वो काबिलियत है कि उनको रिमोट कंट्रोल आप कर दें। हम वो नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपनी रेगुलर फौज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमको हर मर्तबा प्रेशर्स है, हमारे प्रेशर्स है। नो, प्रेशर्स के अलावा हमको हर मर्तबा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ। और उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर उस डिफेंसेस लगा दी तो हमारी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में कमी हो जाएगी। इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। शबनम लोन साहिबा 20 सेकंड्स, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त नहीं है, 20 सेकंड में अपनी बहुत बात आवश्यक है सरकार की तरफ से। डॉक्टर पात्रा, एक रूबिका जी, रूबिका जी, इस उत्तर देना बहुत, इस पे उत्तर देना जरूरी है, नहीं, मैं बहुत बड़ी बात मुझे कुछ कही कह रहा है क्योंकि मैं सरकार की तरफ से पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूँ। एक मिनट, नहीं, एक इन्होंने मिनट, बहुत 10 सेकंड, 10 सेकंड बोल दीजिए। देखिए, मैं एक बात आज कह दूं, मैं इसके बाद मैं बोलूंगा 2 मिनट। मेजर जनरल जी का जो कंसर्न है, एक बात मैं यहाँ कह दूं कि हम लोग हमेशा सीने पे हमला करेंगे, कभी भी पीठ पे फिदाइन और दूसरे एजेंसीज भेज के हमला करना, ये कभी भी हिंदुस्तान की ना फितरत रही है, ना डॉक्ट्रिन रही है, ना पॉलिसी रही है। यही बात उन्होंने कही है डॉक्टर पात्रा, यही बात कही है उन्होंने। हिंदुस्तान कभी भी ऐसी एजेंसी, मैं उसी को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मिस लोन कब से हमारे साथ बैठी है? सर, मुझे बार-बार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, बार-बार। मैं 1 सेकंड क्लियर कर दूं, मैं 1 सेकंड बहुत जरूरी है। एक सेकंड मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 1 सेकंड। ठीक है रूबिका, देखिए जनरल साहब ने बड़े सब उसको मिसकोट किया संबित ने। उन्होंने पहले भी बताया कि हेमराज की जब सर काटे गए थे तो उसका बदला घुस के लिया था, उन्होंने खुद भी बताया। नहीं, उन्होंने कहा कि एलओसी कभी क्रॉस नहीं हुआ है। और सर, आप दोनों फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स में पड़ गए। यहाँ हिंदुस्तानियत की बात हो रही है। अखिलेश जी, डॉक्टर पात्रा, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है? नहीं सर, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। लोन साहिबा, 10 सेकंड, जवानों को मारा गया था पाकिस्तान के। 10 सेकंड, लोन साहिबा। तो रूबिका लियाकत साहिबा, जो मैंने पहले कहा था कि भाई कंफ्यूजन्स होते हैं। देखिए, यहाँ नेशनल पार्टीज के 2 प्रवक्ता हैं। अब जनरल साहब ने क्या कहा, इन दोनों में इस वक्त भी तजाद हो रहा है। तो यही मैं कह रही थी कि नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सब एक बात मानेंगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, सिखाया जाता है। ना लोन साहिबा, कोई कंफ्यूजन नहीं चले जाएंगे। सर, टाइम एकदम ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं है।